नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर अल्मोड़ा में भिकियासैंण के पास बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। हादसे के वक्त बस में 19 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। देखिए रिपोर्ट। भिकियासैंण विनायक सड़क पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। दोरहाट से रामनगर जा रही एक प्राइवेट बस में 19 यात्री सवार थे। भिकियासैंण के विनायक इलाके में बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। बाकी घायलों का इलाज भिकियासैंण और रामनगर के अस्पताल में चल रहा है। ये आज द्वाराहाट से रामनगर की तरफ जा रही बस भिकियासैंण के पास में एक खाई में गिर गई है, जिसमें 19 लोग सवार थे। इसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 12 लोग घायल थे। घायलों को यहाँ पर भिकियासैंण हॉस्पिटल में लाया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों की जान बचाने में जुटी है। पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं घायलों को बेहतर इलाज देने की कोशिश जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों की हर संभव मदद करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने कहा कि अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली गई है। पोस्टमार्टम के लिए हमने जो है टीम रानीखेत से मोबिलाइज कर दी थी। टीम वहाँ पहुँच चुकी है। पोस्टमार्टम वहीं पर जो है चिकित्सालय में, भिकियासैंण के चिकित्सालय में ही किया जाएगा। और हम लोग पूरी नजर बनाए हुए हैं स्थिति में, और राहत में बचाव कार्यों के लिए जो है पूरी टीम जो है कोऑर्डिनेट करके कार्य कर रही है। पहाड़ का सफर हमेशा से जोखिम भरा रहा है। राज्य बनने के 25 साल बाद भी सरकारी परिवहन व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई। लोग मजबूरी में निजी बसों में सफर आज भी करते हैं। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है चमोली से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर। बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर हादसा हुआ है। सुरंग के अंदर लोको ट्रेनें आपस में टकराई हैं। 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। टीएचडीसी टीबीएम साइट पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। टीबीएम साइड में सुरंग के अंदर 2.5 किलोमीटर एरिया में हादसा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पर, तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर, किस वजह से यह हादसा हुआ है? जी, अगर बात करें, जो प्रारंभिक जानकारी अभी मिल रही है प्रशासन के द्वारा और जो कंपनी ने बताया है कि एक मालवाहक जो ट्रेन है वो सामान लेके अंदर की तरफ जा रही थी टीबीएम साइट के सुरंग में, और एक वहां से बाहर की तरफ एक ट्रेन आ रही थी, जो आपस में टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है। जिसमें प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 10 से 12 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, और 5 से 6 लोग इस पूरे घटना में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके की हाथ पैर में काफी चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला मुख्यालय गोपेश्वर में चल रहा है। सभी घायलों को वहां पे लेकर गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी इस बात की पुष्टि कर ली है कि वहां पे कुछ मिसिंग नहीं है, और जितने भी लोग चोटिल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनका वहां पे इलाज चल रहा है। कंपनी के जो वहां पे अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.5 किलोमीटर अंदर सुरंग में पूरी जांच कर ली है, वहां पे कोई भी लोग फंसे हुए नहीं है, और जो घायल हैं 10 से 12 लोग, उनको वहां से निकाल कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी, क्या वजह निकलकर शुरुआती तौर पर सामने आई है, और क्या रोजाना इन लोको ट्रेनों का आवागमन वहां से रहता है? जी, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जब भी जो सुरंगें जल विद्युत परियोजनाएं खोदती हैं तो वहाँ पे लोको ट्रेन लगाई जाती हैं सामान अंदर ले जाने के लिए। जो इंजीनियर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको बाहर अंदर ले जाने के लिए। यहाँ पे बड़ी लापरवाही है कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें कैसे चल गई, ये सबसे बड़ा अभी जांच का कारण होगा। और जब कल इस पूरे मामले की जांच की जाएगी तो कुछ न कुछ लापरवाही जरूर परियोजना के
द्वारा हुई है और अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से ये दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई, क्योंकि ये अलग अलग सुरंगों के अंदर अलग अलग पटरियां बिछाई जाती हैं जिसमें ये ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन एक ही उसमें दोनों ट्रेनें कैसे चली गई हैं ये बड़ी जांच का विषय है जी। फिलहाल क्या अधिकारियों से कुछ बातचीत हो पाई है? जो घायल हैं उनको कहां पर भर्ती कराया गया है? कुल कितने लोग आधिकारिक रूप से घायल बताए जा रहे हैं? जी, चमोली के जिला अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि 10 से 12 लोग इस पूरे घटना में घायल हुए हैं, जिसमें 5 से 6 लोग गंभीर हैं और उनका इलाज गोपेश्वर जिला मुख्यालय में चल रहा है। अगर कोई गंभीर घायल होगा तो उसको सीधे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो पूरी घटना में जो पुष्टि हो पाई है वो 10 से 12 लोग इस पूरे घटना में शामिल बताए जा रहे हैं, जिन पर हल्की चोटें भी आई है और कुछ लोग गंभीर घायल भी हैं जी। नितिन, मौके से कुछ लोगों से, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हो पाई है? क्या ये जो सारे लोग हैं ये वहां काम करने वाले लोग हैं या आसपास के स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं? जी, ये कंपनी से जुड़े हुए सारे लोग हैं। हो सकता है अभी तक इनके नाम की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, क्योंकि सुरंग का काम चल रहा है, अंदर टीबीएम साइट का काम चल रहा है, तो इसमें इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ कंपनी से जुड़े हुए मजदूर या अधिकारी भी हो सकते हैं। ये अब धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परियोजना साइट के अंदर ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ पे बाहर के लोगों को तो जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और प्रशासन से लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी लगातार वहाँ पे संपर्क कर रहा है अधिकारियों से। घटना कैसी हुई है इसकी पूरी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक जो प्रशासन के द्वारा बताया गया है वो 10 से 12 लोग के चोटिल होने की घटना बताई गई है जी। नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। नितिन सेवाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उत्तराखंड ने खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना यानी SASCI के तहत राज्य को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। दामी सरकार ने ई नीलामी, सैटेलाइट आधारित निगरानी, आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम और पारदर्शी आवंटन जैसी पहले लागू की हैं। इन सुधारों से खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ हुआ है। ये राशि पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को गति देने के लिए उपयोग होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई है। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी, और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजल चकमा की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि अभी नस्लीय हिंसा की भी जांच जारी है और अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो नस्लीय हिंसा के मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि छठे और मुख्य आरोपी अज्ञराज अवस्थी की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। मुख्य आरोपी पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। वहीं पुलिस पर भी देरी से FIR करने और जांच में ढिलाई का आरोप भी लगा था, जिस पर देहरादून के SSP का कहना है कि पहले मामले की जांच की गई और सबूत खंगाले गए, उसके बाद ही मामले में FIR की गई, क्योंकि घटना के दिन इसकी सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही देहरादून पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। अभी तक जो एक फरार अक्यूज्ड है उस पर चूंकि
जो मेरे स्तर से 25,000 का इनाम जो मेरी लिमिट थी उस पर किया गया था, आज जो है मुख्यालय स्तर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा उसको 1 लाख का इनाम किया गया है। सोशलिज्म की जो बात है वो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नहीं आई है। मैंने अभी दिन में भी कहा था, अभी फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी ऐसे साक्ष्य अगर दिए जाते हैं, आईओ को दिए जाते हैं, आईओ हमारे गेस्टेड ऑफिसर हैं, सीओ हैं, तो डेफिनेटली हम उस बिंदु को लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी एक प्रोसेस है, कोई कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमारा एक अक्यूज अरेस्ट होना बाकी है, उससे बहुत सारी इंट्रोगेशन होनी है। उत्तराखंड में एंजल चकमा की हत्या के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जब तक नस्लवाद के खिलाफ सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति नहीं बनेगी, तब तक ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं हैं। वहीं स्टूडेंट्स ने हत्या के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। इसके साथ ही एंटी रेसिज्म एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है। हमने इस बार सोच ही लिया है, जब तक एंजल चकमा को जस्टिस नहीं मिलेगा और हमारे लिए अलग से लॉ नहीं बनाया जाएगा उत्तराखंड में, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे इस मामले में। और अगर इस मामले को अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में हम पूरी नॉर्थ ईस्ट के लोग हम ये उत्तराखंड पढ़ने के लिए आने के लिए बैन कर देंगे। कोई भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट उत्तराखंड पढ़ने नहीं आएगा। ये सीधी बात है हमारा। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर सामने आ रही जानकारियों के बीच न्यूज 18 ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी बातचीत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शंकर ने कहा कि एंजल चकमा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसकी मौत कॉलेज प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में कभी भी ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई जिसमें किसी भी स्टूडेंट के साथ नस्लीय टिप्पणी या भेदभाव की बात कही गई हो। साथ ही ये भी बताया गया कि यूनिवर्सिटी में पहले से ही एक कमेटी गठित है जो नस्लीय टिप्पणी, भेदभाव या किसी भी तरह की स्टूडेंट से जुड़ी समस्याओं पर काम करती है। बेसिकली दिस इज प्योरली बट इस तरह का कल्चर हम अपने कैंपस में तो वी डोंट हैव। किसी को वी डोंट डिवाइड बाय एनी सेक्ट लाइक कास्ट, एनी ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल दैट। सो दिस इज अ वेरी सिक्योर कैंपस और टोटली रेशियल फ्री टाइप ऑफ अ कैंपस। बट ये जो हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज मोर डीप बिहाइंड इट, बट वी रियली कंडेम दिस एंड वी आर वेरी सैड टू नो अबाउट दिस। हमने अपना पूरा सिस्टम बहुत ही मजबूत रखा है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट वेलफेयर कोऑर्डिनेटर है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और बहुत ही डीप यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म बहुत ही रोबस्ट है। सो जैसे ही कुछ कंप्लेंट आता है तो वी हैव द कमिटी विद द स्टूडेंट वेलफेयर कोऑर्डिनेटर, डीन्स, रजिस्ट्रार, एचआर, हम सब लोग उस कमेटी के मेंबर हैं और हर ग्रीवेंस को हम बारीक से देखते हैं। अगर हम कहें कि किसी खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो गया तो आप कहेंगे ये तो सामान्य बात है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि सरकार द्वारा दी गई जमीन पर भी अवैध अतिक्रमण हो गया है तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ है प्रदेश की मंडियों में, जहां व्यापारियों ने ही अवैध अतिक्रमण कर मंडी की तस्वीर बदल डाली है, जिसकी वजह से मंडियों में पांव रखने तक जगह नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नारेबाजी करते ये लोग हल्द्वानी में मंडी के कारोबारी हैं जो मंडी प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मंडी प्रशासन ने मंडी के अंदर किसी भी तरह के निर्माण पर सख्ती कर दी है, जिससे इनकी दुकानों की भी नाप हो रही है। इनमें मंडी लीज पर दी गई दुकानों के कागज मांगे जा रहे हैं, जिससे ये व्यापारी नाराज हैं और मंडी बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। किसी भी तरह की किसी भी मांग पर जो है हमारा विचार नहीं हुआ और बाकायदा हमको डराया और धमकाया जा रहा है कि साहब ऐसा कर देंगे, व्यापारी चोर है। और वही निर्माण, जो भी छोटा मोटा निर्माण जो जितना भी आवंटित किया गया है वो एक परिसर के दुकान के अंदर है, एक कमरे के अंदर है, कोई बाहर नहीं है कहीं, तो इसे अतिक्रमण की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। जो मंडी परिषद जो कह रही है बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज, हमारा सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है लगातार व्यापारियों की दुकान को जबरदस्ती नापा जा रहा है, जोखा जा रहा है और 2 साल से चल रहा है। दरअसल मंडी समिति प्रशासन को लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि प्रदेश की सभी 22 की 22 मंडियों में अवैध अतिक्रमण हो रहा है।
इसलिए सभी मंडियों के फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत मंडियों में हुए अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा रहा है। हम भी इसको देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इसी दिशा में सारी मंडियों से हमने अवैध कब्जेदारों की सूची मांगी है। और विशेष रूप से हल्द्वानी मंडी को मैंने देखा, मैं किसी को, क्योंकि मैं तो यहाँ स्थानीय हूँ, किसी को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं विधि विधान से अपने कागजों को ठीक कर लो। हमने हल्द्वानी मंडी में देखा कि 1988 में लोगों ने दुकान ली, ना उनके पास कोई कागज है, ना लीज के पेपर है, ना वो किराए दे रहे हैं। आखिर मंडी में सरकार ने टैक्स लगाया कि हमको सड़कें बनानी है, हमको किसानों के हित के काम करने हैं, समाज के सभी वर्गों में, व्यापारियों की भी चिंता करनी है। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और शायद कुछ लोगों को अच्छे कामों से परेशानी होती है। जाहिर है मंडी में हुआ अतिक्रमण एक गंभीर मामला है। दरअसल जिन दुकानों की लीज दी गई थी उन पर पिछले सालों में अपने मन से आढ़तियों ने अवैध अतिक्रमण कर डाला, जिस पर अब धामी सरकार सख्त है। ऐसे में आढ़तियों में खलबली मची हुई है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के लिए घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज और कल बारिश बर्फबारी का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सऊदी अरब में हुई बर्फबारी ने हर किसी को जितना हैरान किया है, उससे कहीं अधिक हैरानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम की बेरुखी से हो रही है। हालात ये हैं कि साल 2025 जाने को है, लेकिन हिमालय की वो पहाड़ियां जो सफ़ेद नजर आती थीं इन दिनों पूरी तरह काली पड़ गई हैं। मौसम में आई ये तब्दीली कई खतरों को एक साथ जन्म दे रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर कुछ और, पहाड़ों का मौसम लगातार बदल रहा है। सर्दियों में बीते 4 सालों से मौसम के मिजाज में जो बदलाव दिखा है वो इस साल भी बदस्तूर जारी है। हालात ये हैं कि 3 महीनों से पहाड़ों में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। बारिश और बर्फबारी की बेरुखी से पहाड़ पूरी तरह से सूख गया है। हालात ये हैं कि जो हिमालय साल भर बर्फ से लगभग लहता था वो इन दिनों पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है। मौसम की इस तब्दीली से पहाड़ों में पारा भी लगातार चढ़ रहा है, जिसका खामियाजा ग्लेशियरों को भी उठाना पड़ रहा है। तो तापमान में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है और हिमनद जो है तीव्र गति से पीछे की तरफ खिसक रहे हैं अन्य पर्वत श्रेणी की तुलना में। गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है उसके पीछे खिसकने की जो गति है वो करीब 15 मीटर प्रति वर्ष की दर से उसका नापा गया है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव के कारण खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी से पेयजल संकट भी गहरा गया है। हालात तो इस कदर खराब हैं कि बीते 10 सालों में मध्य हिमालय में 200 से ज्यादा जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं। बारिश नहीं होने से सर्दियों में भी जंगलों में आग धधक रही है। 2021 में नवंबर में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन दिसंबर में 9.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 2022 में दिसंबर के महीने में 3 mm बारिश हुई थी। 2023 में भी नवंबर और दिसंबर में रत्ती भर बारिश नहीं हुई, जबकि बीते साल दिसंबर में 4 mm बारिश दर्ज की गई। हिमालय कह रहा है कि मुझे बचाओ, मैं आपको बचाऊंगा। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हमें हिमालय की जरूरत है, हिमालय हमें नहीं, हिमालय को हमारी जरूरत नहीं है। तो ये समझ के हम हिमालय को और खराब न करें। पहाड़ के मौसम में आ रही ये तब्दीली पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी के बदले पैटर्न ने पर्यावरण में भी खासा बदलाव किया है। ऐसे में अगर सर्दियां यूं ही बढ़ते पारे के साथ गुजर गई तो तय है कि आने वाले दिनों में लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालयों में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम धामी ने नए साल को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने नए साल के जश्न पर ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल के मौके पर देश भर से उत्तराखंड घूमने आ रहे पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए
और कहीं भी कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सीएम धामी ने रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि ट्रैफिक को लेकर खास सावधानी बरती जाए, पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी कोई दिक्कत न हो। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है, सबका स्वागत है।